सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी बात आई थी स्टॉक कॉन्सेप्ट की ना, तो सबसे पहले चैप्टर में स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट का मैंने फीचर बताया था कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। फ्लो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जबकि स्टॉक है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि मेरी जेब में अभी 10 रुपए पड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि ऑन द स्पॉट उस डेट पे मेरे पास कितने, या उस टाइम पे मेरे पास कितने पैसे थे, या कोई भी चीज कितनी थी, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कहा कि भाई 15 अगस्त के दिन पूरे देश में लोगों के पास 10 करोड़ रुपए थे टोटल पूरे देश में, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो ये मनी की सप्लाई हो गई, समझ में। तो सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में पूरे देश की जितनी पब्लिक थी उसके पास कितने पैसे थे, वो कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है, ठीक है। हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट द पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ पूरे देश में, ठीक है। हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द नोट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक चीज याद रखना कि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो टोटल वैल्यू आ रही है कि देश में कितना पैसा है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है ना, उस पैसे को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। जो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो तो काउंट होता है, बट जो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री बिकॉज, ठीक है, द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री सप्लाई ऑफ मनी। देखो जी, और जो बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा होता है वो भी काउंट नहीं होता, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पड़ा है वो, और बैंक के पास कितना पैसा पड़ा है वो, ये दोनों कभी भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर काउंट नहीं होते हैं। हाँ, लोगों के होते हैं, बट ये एक तरीके से सप्लायर होते हैं मनी के, इनको मनी के सप्लायर कहा जाता है। मनी के सप्लायर के पास अगर कोई पैसा पड़ा हो तो वो सप्लाई नहीं कहलाता। सप्लाई का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि वो आपकी जेब में, मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा है। आई बात समझ में, ठीक है। The stock of money held by the supply of the money is never treated as a part of the supply of money in the country. कह रहा था स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स, सप्लायर के पास जो भी पैसा पड़ा होगा, चाहे कितना भी पैसा पड़ा हो, कभी भी स्टॉक में नहीं काउंट किया जाता, या ये नहीं कह सकते कि देश के पास इतना पैसा है। अगर कोई कह रहा है ना कि देश के पास इतना पैसा है, इसका मतलब वो देश की बात कर रहा है, तो वो देश में रहने वाले लोगों की जेब में कितना पैसा वो बता रहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसमें कभी भी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो और बैंक के पास जो पैसा है वो नहीं इंक्लूड होता है। क्लियर हो गया सप्लाई ऑफ मनी। मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव ऑफ द मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3 एंड M4। आउट ऑफ दीज M1 इज द डिस्कस हियर इन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। M1 ही सिर्फ सिलेबस के अंदर आ रहा है, तो M1 के बारे में ही बात करेंगे। M1 में क्या क्या आता है जरा ये देख लो कि अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो M1 के अंदर C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। अब ये C क्या है, DD क्या है और OD क्या है देख लेते हैं। C, इट रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक के हाथों में जितना कैश है वो कहलाता है आपका कैश, C फॉर कैश। समझ में बात, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज द पेपर नोट्स। कॉइन्स और नोट दोनों ही काउंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लस DD, अब ये DD क्या है, दीज आर द अदर डिपॉजिट इन विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट, जो कि डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, विद द RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड, ठीक है। मतलब किसी पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसे जमा हो रखे हैं, ठीक है ना, वो है, ठीक है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। कोई बाहर की कंट्री है उसके पैसे RBI के पास जमा हो रखे हैं, ठीक है। और तीसरा है डिमांड डिपॉजिट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अगर इन्होंने पैसे जमा करा रखे हैं हमारे देश के वर्ल्ड बैंक RBI के पास, तो RBI के पास 2 तरीके के पैसे काउंट होंगे। मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके के पैसे जमा होंगे RBI के पास, पर एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और या कोई फॉरेन सेंट्रल बैंक है तो उसका, दोनों के पैसे जो अगर RBI के पास जमा है तो वो काउंट होंगे। 2 ये हो गए, ठीक है। तीसरा हो गया अगर नबार्ड या किसी बैंक का, एक तो नबार्ड काउंट किया गया है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है उसके भी अगर RBI के पास पैसे जमा हो रखे हैं तो, मतलब RBI के पास 3 तरीके के पैसे जमा हो सकते हैं, नबार्ड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर कंट्री का सेंट्रल बैंक और अदर कंट्री का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे कह सकते हैं IMF। नबार्ड का मतलब क्या होता है? बैंक का नाम है, फुल फॉर्म लिखी है, ठीक है। देखो जी, तो ये हो गया आपका
अच्छा डिमांड डिपॉजिट छोड़ दिया क्या बीच में से मैंने? ठीक है। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक कमर्शियल बैंक, जो हमारे पैसे जो बैंक के पास जमा होते हैं वो, ठीक है। इसे डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप कभी भी डिमांड करके उस पैसे को निकाल सकते हो, समझ में आई बात? तो इसलिए इसे जो है डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया आपका कैश, दूसरा हो गया बैंक के पास जमा डीडी, और तीसरा हो गया आरबीआई के पास जमा 3 तरह के पैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड, अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके पैसे जो आरबीआई के पास जमा है, ठीक है ना। तो ये आपके आ जाते हैं क्या, ओडी के अंदर में, ठीक है, अदर डिमांड्स के अंदर में, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के पैसे होते हैं आपका M1 के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली ओडी डज नॉट इंक्लूड, अच्छा अब ओडी के पास क्या इंक्लूड नहीं है, वो 2 पॉइंट और हैं, समझ लेते हैं। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा कराए हुए हैं तो वो M1 के अंदर काउंट नहीं होता, ठीक है। हाँ बोलो। हमारी कंट्री, हमारी सरकार जो है, उस सरकार का पैसा अगर आरबीआई के पास जमा है तो उस पैसे को M1 के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है। दूसरा है डिपॉजिट ऑफ द करंट, डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज, डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, अगर आरबीआई के साथ जो करते हैं बैंकिंग सिस्टम विद, अगर हमारे बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास जमा है वो भी M1 के अंदर काउंट नहीं होता है। जो हमारे बैंक है ना, कौन से, जैसे पीएनबी, स्टेट बैंक, ये सब जो बैंक है, इन लोगों के भी तो पैसे जमा होते हैं आरबीआई के पास, तो वो पैसे भी M1 में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो मनी की सप्लाई है वो कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है, दूसरा कमर्शियल बैंक कर सकता है, और तीसरा द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी, आरबीआई जो है प्रिंसिपल सप्लायर है, इसके अलावा इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। हाँ सॉरी भैया, मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ तुम ही, सॉरी भैया। ठीक है। तो आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर है, इससे ऊपर कोई नहीं है, यही जो है पैसे की जो है सप्लाई करते हैं, ठीक है। आरबीआई इशू करेंसी on the basis of the minimum reserve system. Under the system, reserve banking maintains a minimum reserve of 200 crore in the forms of gold and foreign security. जरा देखिए किस तरीके से नोट जारी किए जाते हैं या नोट छापे जाते हैं। बैंक आरबीआई के पास जितना फॉरेन करेंसी प्लस में अपने देश में गोल्ड होता है, उतने ही रुपए का नोट छापा जा सकता है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है और 150 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, तो टोटल 250 करोड़ रुपए हुए, मतलब 250 करोड़ रुपए के ही नोट छापे जा सकते हैं, वो चाहे 2000 के हो, चाहे 100 के हो, चाहे 500 के हो। समझ में आई बात? अपनी मर्जी से नोट नहीं छापे जाते हैं, इससे ब्लैक मनी स्टार्ट हो जाती है। मान लो देश में रिसोर्सेज पड़े, गोल्ड ना हो तो उसके भी, हाँ उसके बिहार पे भी छापा जा सकता है, रिसोर्सेज के बिहार पे भी छापा जा सकता है। पर एक चीज याद रखना, ये ना एक तरीके से ना अकाउंट्स की बैलेंस शीट की तरह वर्क करती है कि आपके एसेट साइड में जितना एसेट का वेट होगा उसके हिसाब से लाइबिलिटी का वेट बराबर होना चाहिए। मतलब लाइबिलिटी वाली को आप करेंसी कह सकते हो, मतलब जितना आपके पास एसेट या संपत्ति है आपके पास टोटल, उतना ही आप नोट जारी कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से ये नोट जारी करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मनी सप्लाई, अनलाइकली सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ द इशूइंग करेंसी। देखो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सेकंड सप्लायर ऑफ वो मनी सप्लाई होते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पे सप्लाई करते हैं। हालांकि ये कभी नोट जारी नहीं करते, बट जो इनके पास पैसे होते हैं उसी से ये मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। Commercial bank do not have the authority to issue. The commercial bank cannot issue the note and coins. Yet they are the supplier of the money. They create money by way of the demand deposit. ये मनी क्रिएट करते हैं। 10 रुपए से 100 रुपए बनाना आता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से जो है मनी क्रिएशन होता है देश के अंदर, ठीक है। मतलब क्या है कि ये मनी की सप्लाई को बनाते हैं। ये हालांकि अपने पास से नोट या कोइन छापते नहीं है, पर ये पैसे से पैसा बनाने का काम करते हैं, इस वजह से ये भी सप्लायर कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। कैसे बनाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है। दिस डिपॉजिट आर द सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दिस आर द चेकेबल डिपॉजिट, पीपल कैन विथड्रॉ ट्रांसफर ऑफ द मनी। अब ये जो है सारा का सारा जो पैसा जो बनाते हैं वो पब्लिक निकाल भी सकती है पैसा, तो निकाल सकते हैं, इसका मतलब पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, और जब पब्लिक के पास पैसा आ रहा है तो देखिए ये सप्लायर हुए ना। समझ में आई बात? ठीक है। और तीसरा है गवर्नमेंट,
ठीक है, गवर्नमेंट इज अ थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बताया था अभी आपको मैंने कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो 1 रुपए का नोट और बाकी जितने सिक्के सारे ये जारी करती है। ठीक है, तो 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स ऑल डिनोमिनेशन जो है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है गवर्नमेंट का। ठीक है जी, खत्म, टॉपिक खत्म, चैप्टर भी खत्म है।